नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आज आप लोगों के समक्ष अखिलेश यादव की 2024 के लिए गठबंधन की जो राजनीति है उसी की संभावना पे हम चर्चा करेंगे। अभी उन्होंने एनडीए के अनुरूप तर्ज पर उन्होंने पीडीए का नारा दिया। पीडीए का मतलब उन्होंने जो लगाया है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये नारा कोई नया नहीं है। नया बस इतना है कि उन्होंने अनुकरण कर लिया है, नकल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाम का। उधर एनडीए अगर हो गया तो ये पीडीए हो गया, वरना अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित तो ये हर चुनाव में करते जा रहे हैं। और ये जो इनका नारा है ये इनको नुकसान कर रहा है। इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं। जो है एक वर्ग भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है और वो 80% में चुनाव लड़ती है, वैसे ही अखिलेश यादव भी सवर्णों का अपना वोट बैंक नहीं मान रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं। और ये जो है ये भी 80% में लड़ रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 80-80 में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे के पूरे में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब इनके जो भविष्य में जो समीकरण बनने वाले हैं उसकी संभावनाएं क्या क्या है। तो पहले अगर हम पीछे के जो गठबंधन है उसकी हम जो बात चर्चा कर लें। 2022 में जो इन्होंने गठबंधन बनाया विधानसभा के चुनाव में, उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, केशव देव मौर्य थे, संजय चौहान जनबाजी के थे, और उधर आरएलडी जयंत चौधरी थे और चंद्रशेखर रावण। ये सारे लोग मिल करके चुनाव लड़े थे और उसका जो नतीजा आया वो आपके सबके सामने है। निश्चित रूप से वोट परसेंटेज बढ़े हैं इनके, जो है 32% करीब वोट हो गया इनका। लेकिन विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। जिस तरह से ग्राम प्रधान की लड़ाई बहुत मजबूत होती है और जैसे जैसे इसका स्तर ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे लड़ाई कमज़ोर होती जाती है। यूँ कहिए कि ऊपर की जो लड़ाई होती है वो एक केंद्रित नेतृत्व के आधार पर हो जाता है और निचले स्तर पर संबंधों की लड़ाई होती है। तो विधानसभा से लोकसभा थोड़ा सा अलग लड़ाई होती है। अब इसमें इनके साथ जो 2022 में जो इनके साथ गठबंधन बना था, केशव देव मौर्य वो बसपा में चले गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, उनके साथ नौके भी बराबर हैं। संजय चौहान का जनवादी पार्टी का कहीं कुछ पता होता नहीं है। चंद्रशेखर रावण के पास दलितों का यूथ तो उनके पास है, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनका रहना न रहना वो लगभग बराबर ही है। और लोकसभा में तो दलित जो है वो मायावती को ही वोट करते हैं, चंद्रशेखर को वोट नहीं करते हैं। अब रहा सवाल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का, तो उनके साथ गठबंधन होता है या नहीं होता है ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं उसके अनुसार से अगर कांग्रेस, आरएलडी और मायावती का गठबंधन बनता है तो यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि पश्चिम का जो वोट बैंक है, जो मुसलमानों का वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। और जब पश्चिम का जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, ये सारे जो जगहें हैं, अगर यहाँ पे चुनाव अगर सीट नहीं निकाल पाए तो पूर्वांचल में तो ऐसे ही सीट नहीं निकलने वाली है। क्योंकि पिछले बार ओम प्रकाश राजभर के चलते इधर पूर्वांचल में जो विधानसभा का चुनाव हो गए, निकल गए जो है। और आप अगर आंकड़ा देखिए 2022 में, तो मायावती को हर विधानसभा में 15 से 20% वोट यहाँ पे मिला। जिस तरह से पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने बसपा का वोट बैंक अपने तरफ खींचा और उधर 8 से 10% ही वोट पाया मायावती की पार्टी, लेकिन इधर पूर्वांचल में मायावती का वोट बैंक खिसका नहीं, उनके पास रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है इधर कम हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इनका एक नारा दिए हैं, जरा उस पर हमको लगता है कि मीडिया भी नहीं ध्यान दिया और लोग भी ध्यान नहीं दिए। अखिलेश यादव कहे कि हमको 80 को हराना है। आप जरा इस बात को समझिए, हमको 80 को हराना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 80 सीट जीत लेनी है या 80 सीटों पर हमको भाजपा को हरा देनी है। उन्होंने कहा कि हमको 80 को हराना है। 80 को हराने का मतलब उनका आशय ये था
कि 80 जो एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, तो वो 80 का मतलब उनका हिंदुत्व था। यानी कि हमको हिंदुत्व को हराना है उत्तर प्रदेश में। तो हिंदुत्व को अगर हराना है तो जिताना किसको है, ये आप समझ सकते हैं। यह बात छोटी है, लेकिन अगर सोचिए तो बहुत बड़ी है। धीरे धीरे अगर अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान के वोटों पर निर्भर हो जाएंगे, और जिस दिन मुसलमान अगर इनके वोट बैंक से निकलेंगे तो फिर इनके साथ कोई रह नहीं जाएगा। इसलिए आपसे भी इनको ये चाहिए कि सारे समूह को लेकर के, वर्गों को लेकर के, सबके साथ लेकर के, मैंने ये कई बार ये बातें अपनी वीडियो में कही भी है अखिलेश यादव के लिए, कि अखिलेश यादव ये बार बार गलती करते हैं कि वो सवर्णों को दरकिनार कर जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जब इनके पिताजी जब जीवित थे तो उनकी जो सत्ता जो पार्टी आती थी, वो सवर्ण जो भी प्रभावशाली लोग थे, वो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति को हों, सबको साथ में लेकर रहते थे। वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, और वह सीख अखिलेश यादव जी के पास नहीं है। अब जो है, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें जो टिकट के जो बंटवारे होंगे इसमें पूर्वांचल में, तो निश्चित रूप से पूर्वांचल की कुछ सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कठिन है और उनके भी लिए कठिन है। लेकिन एक बात आप तय जानिए कि अगर पूर्वांचल की, जैसे कि आजमगढ़ की सीट है, अगर आजमगढ़ की सीट से अगर अपने परिवार को किसी को चुनाव लड़ाए तो पिछले बार की जो हौसला हुआ था वो होना निश्चित रूप से है। गाजीपुर से अगर किसी अपने बिरादरी को चुनाव लड़ाए तो ये भी सीट हाथ से निकलेगी जो है, और पूर्वांचल धीरे धीरे एक हाथ निकल जाएगा। फिर इनको जाकर के वही मैनपुरी में अपनी सीट निकल जाए तो निकल जाए। अब सबसे बड़ी समस्या अखिलेश यादव के लिए इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एआईएम अध्यक्ष ओवैसी का होगा। ओवैसी अभी जो पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें अपने पार्टी का रंग दिखा दिया है। संभल पंचायत का उनका नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ है। मुरादाबाद वाली जो सीट है वहाँ पे उनकी पार्टी ने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा। कुंडरकी जो एक विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पालिका का अध्यक्ष हुआ। तो मतलब कहने का जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ उनकी मान सम्मान उनके पार्टी का ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, इसका एक कारण भी है। मुसलमान अब ये सोचने लगा है कि हम लोगों के अगर वोट देने से कोई अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है, बसपा नहीं जीतती है, तो क्यों ना हम अपने उन लोगों को जो हम अपने करीब समझ रहे हैं, हम उनको क्यों ना वोट दें। लिहाजा एआईएम को अगर वोट दे रहे हैं तो इसमें कोई मेरे समझ से कोई हर्ज नहीं है। और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है वो तो एआईएम को वोट देने के लिए आतुर है। तो कुल मिला कर देखा जाए तो अखिलेश की स्थिति 2024 में होने वाले चुनाव में 2019-2014 से भी खराब होने वाली है। अगर ठीक से अगर ये प्रबंधन नहीं किए और अगर अकेले ऐसे ही चलते रहे तो गठबंधन हमें लग रहा है किसी से नहीं होगा, इनको अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। और ऐसे में फिर कितनी सीटें आएंगी अंगुलियों पे गिनना पड़ जाएगा। परिवार के ही बीच जो 4-5 सीटें आती थी वो भी आएंगी, ये ऐसा लगता नहीं है। तो 2019 का चुनाव बहुत ही गंभीर चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम इसके पहले जितना लगाई थी वो सारा दम लगा देगी। और ये उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटों अगर जीतने का वो दम भरती है तो वो जीत भी सकती है। अगर मायावती, कांग्रेस, आरएलडी अगर समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो वोटों का बंटवारा निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये जो सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा, ये जो सीटें हैं, अलीगढ़, ये जो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जहां विपक्ष हरा सकता है, ये सब सीटें बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाएगी। तो अखिलेश यादव को अब से भी गठबंधन की राजनीति बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। थोड़ा अपने को कहीं दबना पड़े तो दब करके भी सारे विपक्ष को लेकर के एक साझा मंच बना करके भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर दम की राजनीति होगी
अकेला चलो की राजनीति होगी तो निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा, अगर कहीं शून्य भी हो जाए तो ये अचरज नहीं होगा। ये अखिलेश यादव के पार्टी और उनके गठबंधन की जो भी विचारधारा थी, जो मेरी समझ थी, मैं आपके समक्ष रखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।